है। 2015 से लेकर 2024 तक इन जो टॉपिक्स है ना, इनसे बार-बार क्वेश्चन आए, वही मैंने सबसे ज्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीसीआर भैया इसने ये पूछा है कि पीसीआर के अंदर जो सोर्स ऑर्गेनिज्म होता है वो तुम कौन सा यूज करते हो? देखो पीसीआर में ये बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस। इसको तुम आइसोलेट करके इसका पॉलीमरेज लेते हो तुम, क्योंकि जो इसका पॉलीमरेज है ना उसकी बहुत खास बात है, ये हाई टेंपरेचर पे काम करता है। किस पे? हाई टेंपरेचर पे। तुम्हारी जो पीसीआर होती है उसमें डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन यानी कि किसी चीज को तोड़ना, डीनेचर करना, वो जिस भी नेचुरल फॉर्म है उसको डीनेचर करना, तोड़ना उसको करते हो। तो इल्यूशन कौन सी प्रोसेस होती है? जहां से तुम अपना डीएनए निकालते हो, जिस डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उसको काट के, उस जेल को वहां से काट के वहां से डीएनए निकालते हो। इस प्रोसेस को कहते हो सीविंग्स। ठीक है, उसका होता है सीविंग इफेक्ट, होता है छलनी टाइप इफेक्ट होता है, ताकि उसके अंदर डीएनए फंस जाए। छोटा डीएनए बाहर निकल जाता है, बड़ा डीएनए फंस जाता है। तो पतलू रेस में आगे होगा, मोटू जो डीएनए वो पीछे होगा, लेकिन जो लार्जेस्ट डीएनए है वो ऊपर होगा और पतलू वाला डीएनए, स्मॉलेस्ट डीएनए आगे होगा। ठीक है, ये सेपरेट कर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोबूस्ट विद कामना में। और आज हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। हमेशा इससे आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हॉट टॉपिक्स है 4, इससे बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर पीबीआर 322। यहां से क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं। 2015 से लेकर 2024 तक इन जो टॉपिक्स है ना, इनसे बार क्वेश्चन आए हैं, वही मैंने सबसे ज्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं आपको इनके क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि इनके क्वेश्चन तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इलेक्ट्रो का मतलब भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे। पोरोसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे पोर होते हैं, छोटे छोटे वेल्स होते हैं, जिसके अंदर तुम अपना डीएनए डालते हो। ठीक है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट डालते हो जो तुम्हें सेपरेट करने हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है कि साइज के बेसिस पे डीएनए को सेपरेट करता है। भाई जो बड़ा डीएनए है वो तो ऊपर रह जाता है और जो छोटा डीएनए है वो नीचे आ जाता है। ऐसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। यहाँ पे कैथोड होता है और यहाँ पे एनोड होता है। एनोड के पास डीएनए जाएगा, कौन सा? डीएनए के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। तो यहाँ से तुम डालोगे डीएनए को, इन वेल्स के अंदर डालते हो और डीएनए यहाँ पे ट्रेवल करता आ जाता है। तो जो सबसे छोटा डीएनए है ना वो सबसे तेज मूव करेगा। पतलू डीएनए यानी कि सबसे छोटा डीएनए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट डीएनए सबसे आगे मिलेगा और जो लार्जेस्ट है वो सबसे पीछे मिलेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जेल मैट्रिक्स होता है, ग्रोस जेल मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर जो बड़ा डीएनए है वो फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो छोटा डीएनए जितना छोटा साइज होगा वो आगे मूव कर पाएगा। तो सबसे छोटा डीएनए कहाँ मिलेगा बच्चों? नीचे की साइड मिलेगा। ठीक है, एनोड के पास मिलेगा, यहाँ पे एनोड। और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अच्छा, जो यहाँ पे जेल मैट्रिक्स है, छलनी टाइप जो बनाता है जेल, वो कौन बनाता है? रेड एल्गी रोडोफाइटा से लेते हैं तुम सीवीड्स। ठीक है, उसका होता है सीविंग इफेक्ट, होता है छलनी टाइप इफेक्ट होता है, ताकि उसके अंदर डीएनए फंस जाए। छोटा डीएनए तो बाहर निकल जाता है, बड़ा डीएनए फंस जाता है। तो पतलू रेस में आगे होगा, मोटू जो डीएनए है वो पीछे होगा, लेकिन जो लार्जेस्ट डीएनए है वो ऊपर होगा और पतलू वाला डीएनए, स्मॉलेस्ट डीएनए आगे होगा। ठीक है, ये सेपरेट करता है डीएनए फ्रेगमेंट को साइज के बेसिस पे। जो स्मॉलेस्ट डीएनए एनोड के पास और लार्जेस्ट डीएनए कैथोड के पास। अब मैं बार ये चीज क्यों बोल रही हूं? एक बार बता दिया ना आपने कि स्मॉलेस्ट डीएनए नीचे मिलता है और लार्जेस्ट डीएनए ऊपर मिलता है। लेकिन यही जो डायग्राम है ना बच्चों, यही इससे बार क्वेश्चन आए, तुम्हें एबीसी करके दे देंगे। बताओ कौन सा डीएनए छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जो डीएनए के वेल्स है, डीएनए जहां पे तुम डालते हो वो कहां पे बने होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2024 में आया है 5 मार्क्स का। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट्स का यहाँ पे आपको मिक्सचर दे दिया है ए बी सी। विच वन ऑफ द टू सेट्स ऑफ ए और बी वुड यू सी द डीएनए फ्रेगमेंटेड सेपरेटेड एंड व्हाई? ए और बी में से किसमें डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे? देखो, जहां पे एनोड होगा नीचे की साइड, वहां पे तुम डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करोगे। ठीक है, तो एनोड नीचे की साइड होगा, क्योंकि जो आपका डीएनए होता है उस पे होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो छोटू डीएनए नीचे की साइड मिलेगा, तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, अब देखो ये है अनडाइजेस्टेड, तुम यहाँ पे डालते हो और जो डीएनए फ्रेगमेंट है तुम यहाँ पे डालते हो। तो अनडाइजेस्टेड यानी कि वो ब्रेक नहीं करा हुआ होता डीएनए, तो वो सबसे ऊपर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये स्टेनिंग यूवी रेज, और ये मैं बाद में करवाऊंगी। आप क्वेश्चन नंबर, ये देखो सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी ये जेल मैट्रिक्स करवाए ना, इसी से आए हुए हैं। इन सेटअप सी विच वन ऑफ द टू, ये और ये, आर द बैंड्स ऑफ लॉन्गर फ्रेगमेंट्स। देखो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स की कौन से है भैया? बने वाला है, मैंने अभी तो बताया, जो छोटू फ्रेगमेंट है, जो छोटू डीएनए वो नीचे मिलेगा और जो बड़ा डीएनए है वो
ऊपर मिलेगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कैथोड दिया हुआ, मैंने क्या बोला, एनोड नीचे मिलेगा और छोटू फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलेगा और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो छोटू डीएनए आगे आएगा। इसने पूछा लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया हमारा। कौन सा आंसर हो गया, अलग कलर से दिखा देते हैं, ये फर्स्ट वाला लॉन्गर फ्रेगमेंट। स्मॉलर फ्रेगमेंट पूछा होता तो ये सेकंड वाला। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इसने क्या बताया है कि स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन दो तुम मुझको इलेक्ट्रोफोरेसिस का, बताओ स्टेप वाइज क्या क्या तुम यूज करते हो। एनोड एंड कहां पे होता है भैया, मैंने बताया एनोड एंड नीचे की साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है एनोड। एनोड वैसे पॉजिटिव साइड होता है और यहाँ पे एनायंस ही तो आएंगे, एनायंस नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो नीचे की साइड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ऐसे सप्लाई करते हो, यहाँ पे होती है कैथोड। कैथोड के पास वेल होते हैं, कुएं होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसके अंदर तुम अपना डीएनए फ्रेगमेंट इंजेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने डीएनए डाला, वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रेवल करता हुआ आया, ये बड़ा डीएनए, ये छोटा डीएनए। कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया है इस जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आए हैं। एनोड एंड बता दो कौन सा है, स्मॉलेस्ट डीएनए मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, एग्रोस जेल कौन सा है। स्मॉलेस्ट डीएनए ये नीचे एनोड के पास ही होगा। एग्रोस जेल भैया मैंने बताया कि एग्रोस जेल के अंदर ही होती है ये सारी चीजें। ये जो तुम्हारा डीएनए आ रहा है ऐसे ही नहीं आ रहा है, सीविंग इफेक्ट होता है रेड एल्गी का, है ना, सीवीड्स के अंदर सीविंग इफेक्ट होता है, छलनीदार इफेक्ट होता है। ठीक है, वहां से तुम्हारे डीएनए छनते हुए आएंगे, तो जो सबसे छोटा डीएनए है वो जल्दी छन जाएगा। छलनी का काम क्या होता है, मोटे मोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं, मोटी मोटी जो चीजें हैं, अनाज है तुम्हारा, वो ऊपर रह जाता है और जो सबसे पतला जो भी चीजें होती है वो सारी बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, सीविंग इफेक्ट याद रखना है ना। छलनीदार इफेक्ट किसका होता है, एग्रोस जेल मैट्रिक्स का, जो कि किसके अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज होता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिया है। यहाँ पे तुम देखो डीएनए लोड करते हो, यहाँ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। अब इसने पूछा है भैया ये बताओ कि एनोड एंड कौन सा है, एनोड वाला एंड कौन सा है। एनोड वाला एंड कैसे बताओगे, देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे तुमने बताना है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिप्रेजेंटेशन है वो अल्फाबेट्स में दिया हुआ उन्होंने, उसमें तुम बता दो एनोड एंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट डीएनए मैट्रिक्स कौन सा है, एग्रोस जेल कौन सा है। तो ये डायग्राम है, इसमें बताओ तुम कि एनोड एंड कौन सा है। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे की साइड। कैथोड एंड जहां पे होता है बच्चों, वहां से तो तुम डीएनए डालते हो ना, ये जो वेल्स बने हुए हैं यहाँ पे तुम डीएनए डालते हो, और यहाँ पे होता है एग्रोस जेल मैट्रिक्स इस पूरे में, जिससे तुम्हारा छोटा डीएनए छनता हुआ आता है। ये रहा तुम्हारा छोटा डीएनए। ठीक है, तो इसने पूछा कि सबसे पहले एनोड एंड कौन सा है बेटा, बी वाला है। एनोड पॉजिटिव एंड होता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनायंस एनोड पे ही तो आएंगे, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसने कुछ कौन सा पूछा है, स्मॉलेस्ट डीएनए इन मैट्रिक्स। मैंने बताया सबसे छोटू डीएनए, स्मॉलेस्ट डीएनए ये ए है, ये है भैया स्मॉलेस्ट डीएनए। दूसरा वाला भी आंसर हो गया। थर्ड है एग्रोस जेल कौन सा है, एग्रोस जेल ये सारा एग्रोस जेल ही तो है, इसी के अंदर तो ये काम हो रहा है, तो सी वाला एग्रोस जेल है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसमें स्टेन करते हो तुम ईटीबीआर ताकि तुम कलरफुल बैंड्स ला सको। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये छोटे छोटे बेल्स बनाए हुए है ना, और ये सीजर यहाँ पे क्यों, सीजर टाइप नाइफ जो भी है ये यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लिया तुमने इस डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, इस डीएनए के अंदर इंटरेस्ट है, तो तुम्हें ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कट करके निकालोगे इसको। ठीक है, व्हाट इज द इल्यूशन प्रोसेस, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इल्यूशन। इल्यूशन प्रोसेस कौन सी होती है, इल्यूशन प्रोसेस बेटा वही होती है जो डीएनए तुम्हें पसंद है ना उसको वहां से निकालना, उस जेल को यहाँ से कट करके उस चीज को यहाँ से निकालना, इसी को तुम इल्यूशन बोलते हो। ये है इल्यूशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल, जेल से तुम डीएनए निकालोगे, ये जो कटिंग कर रहे हो ना तुम, यहां से जेल से तुम डीएनए निकालोगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल, कट डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल एंड आइसोलेट डीएनए इन प्योर। ऑब्वियसली तुम डीएनए को सेपरेट करने के लिए साइज के बेसिस पे तभी तो तुम इसको यूज करते हो। तो इल्यूशन कौन सी प्रोसेस होती है, जहां से तुम अपना डीएनए निकालते हो, जिस डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उसको काट के, उस जेल को वहां से काट के वहां से डीएनए निकालते हो, इस प्रोसेस को कहते हो तो इल्यूशन। ठीक है, आइसोलेट करना, एक्सट्रैक्शन करना, प्योर फॉर्म में डीएनए को निकालना, ये सब चीजें क्या बताती हैं, तुम इल्यूशन कर रहे हो, इल्यूट आउट कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो वहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो, write the scientific name of the source organism in thermostable DNA polymerase in PCR में ये बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस।
इसको तुम आइसोलेट करके इसका पॉलीमरेज लेते हो तुम, क्योंकि जो इसका पॉलीमरेज है ना उसकी बहुत खास बात है, ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है। किस पे? हाई टेम्परेचर पे। तुम्हारी जो पीसीआर होती है उसमें डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन यानी कि किसी चीज को तोड़ना, डीनेचर करना, वो जिस भी नेचुरल फॉर्म है उसको डीनेचर करना, तोड़ना उसको। तो डीनेचर करोगे तुम 95 डिग्री सेल्सियस पे, फिर एनील करोगे, प्राइमर को जोड़ोगे 60 टू 65 डिग्री टेम्परेचर पे, एक्सटेंशन करोगे, जो है प्राइमर तुमने जोड़ा है उसको बढ़ाओगे, उसकी जो साइक्लिंग करोगे उसके नंबर को भी बढ़ाओगे, उस चीज को बोलते हैं एक्सटेंशन। वो करते हो 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब सब डीएनए पॉलीमरेज तो इस टेम्परेचर पे काम करते नहीं है, कोई खास टेम्परेचर पे कौन से तुम बैक्टीरिया यूज करोगे? थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि इसके ऊपर कैपेबिलिटी होती है कि ये ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सके, तो इसका डीएनए पॉलीमरेज हम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। राइट द साइंटिफिक नेम थर्मस एक्वेटिकस, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अरे भाई थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज करते हो? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो नॉर्मल पॉलीमरेज तो यहीं ब्रेक हो जाएगा, नॉर्मल जो पॉलीमरेज होता है वो तो ब्रेक हो जाएगा, फिर वो डीएनए जो है उसकी कॉपीज कैसे बनाएगा? कॉपीज कैसे बनाएगा? तो यही इसका आंसर है। ये देखो डीएनए ले लिया तुमने पीसीआर के अंदर, यहाँ पे तुमने हीट दी, डीनेचर किया उसको 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे ये दो स्टैंड अलग अलग हो गए। मैंने क्या बोला? डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? दो स्टैंड अलग अलग हो जाना, डीनेचर हो जाना। तो तुमने इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो तुमने इस डीएनए को अलग अलग कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर किसी का भी बढ़ाओगे तो क्या होगा? चीजें ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी ना। उसके बाद तुम एनिलिंग करोगे, प्राइमर ऐड करोगे, प्राइमर ये देखो छोटा सा प्राइमर ऐड कर दिया, ये क्या करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए बनाएगा। वहां पे तुम्हें क्या चाहिए होगा? टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वेटिकस से आया है और इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। देखो यहाँ पे छोटा प्राइमर लगाया था, अब इसने आगे जाके पूरा डीएनए बना दिया, यहाँ पे डीएनए बना दिया, अब साइक्लिंग होगी ना। तुम्हारे पास दो स्टैंड थे उससे तुमने 4 स्टैंड बना दिए, ठीक है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका नाम है। कैरीमुलिस ने ये बनाई थी। थर्मोसाइक्लर एक मशीन थी जिसमें तुम टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके अंदर कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट डालोगे तुम उसके अंदर सेट करोगे कि इतने टेम्परेचर पे भाई मुझे इतनी कॉपीज बना दे, 50 कॉपी बना दे, 100 कॉपी बना दे, 50,000 बना दे, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया था, किसने? कैरीमुलिस ने। थर्मोसाइक्लर मशीन थी जिसमें यूज किया था। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जिस भी जीन के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, जिस भी डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, जो भी डिजायर्ड डीएनए का तुम्हें कॉपीज चाहिए वो सब चीजें, ठीक है। तो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 1 मार्क में आ गया। तो कौन सा पॉलीमरेज यूज करते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज। कहां से आइसोलेट करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस। 3 स्टेप कौन से होते हैं? डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, एक्सटेंशन। और ये डायग्राम बना देना अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने बताया था 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट डू इको R1 BAM H1 HIND3 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? भैया ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या? ये जो डीएनए वगैरह को कट करता है। सीजर्स का मतलब क्या होता है? काटना। ये ऐसी सीजर है तुम्हारी कैंची, क्या तुम उठाते और काट देते हो? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी कैंची है जो सिर्फ सीक्वेंस पे ही काटती है। अब डीएनए है उसके ऊपर GAATTC है ना, वही इको R1 जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसी सीक्वेंस के ऊपर कट करेगा। जैसे कि इको R1 की कोई स्पेसिफिक साइट होती है उसी के ऊपर कट करेगा। ये कैंची ऐसी है, इसको सीक्वेंस चाहिए भाई काटने के लिए, ऐसे ही नहीं तुम्हारी मन मर्जी आई तुमने वहां से काट दिया डीएनए को, ठीक है। ये भी जो भी डीएनए है तुम्हारा जहां पे जो सीक्वेंस है वहीं पे कट करेगी ये कैंची। मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हो तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करती है। रिकॉग्निशन इनकी पहचानने की साइट होती है वहीं पे ही कट करती है। उसको तुम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा क्या होती है कि भाई जैसे कि मलयालम है, आपकी एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल दिया मलयालम, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम है, लेकिन पढ़ना तुम्हें किस डायरेक्शन में है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि जो डीएनए है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ही होती है। किसमें? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वो सेम सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे इसकी है GAATTC, यहां से भी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या है? GAATTC, ठीक है। ये किसकी सीक्वेंस है? इको R1 की, और ये याद करनी है, ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन साइट में काम करते हैं, कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इनके लिए होनी चाहिए। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल है इको R1 BAM H1 HIND3 PBU PST1, ठीक है। ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो
देखो कितना क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस दे दी, पूछ लिया किसका है, नेम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द गिवन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जो इसको पहचान पाए। तो हमें पता है EcoR1, तुम्हारी एनसीईआरटी ने ए की तो सीक्वेंस दी है, वो भी तुमसे याद नहीं होती। GAATTC रीड किस डायरेक्शन में करती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। 5 मार्क्स में आ गया तो बता देना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ इसमें तुमने बताना है कि ये सिर्फ EcoR1 की है सीक्वेंस और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। What are the arrows in the given figure indicate, ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट करता है, राइट द रिजल्ट ऑब्टेन देयरआफ्टर, इनका रिजल्ट बनाओ। अब देखो रिजल्ट देखो कि ये जो एरो है ये क्या डिनोट करते हैं, ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पे ये कट करेगा वो डिनोट करते हैं। अच्छा इसका रिजल्ट बताओ, इसको काम करने के बाद ये रिजल्ट, ये डीएनए तुमने बना दिया ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे डायरेक्शन लिख दो 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, अब यहां से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये डायरेक्शन लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन सिर्फ इसने ये पूछा है कि तुम इसका रिजल्ट बताओ। तो रिजल्ट कैसे बताओगे, ये यहाँ पे कट करता है, देखो ये सीक्वेंस भी इसने लिख के दे दी, तुमसे ये पूछा बस रिजल्ट बताओ, तुमको क्या करना है, इसको अलग अलग ही तो करना है क्योंकि ये यहाँ से काट देगा। अब कैची है, कैची तो काटेगी ना, तो ये इसने अलग अलग कर दिया, बस यही इसका आंसर है। कितना आसान है ना, उसने सीक्वेंस भी दे दी और बस तुमसे ये पूछा है कि एरो पे जब काम करेगा तो क्या सीक्वेंस होगी, कुछ नहीं, उसको अलग अलग कर दो। सीजर का काम क्या होता है, काटना, 2 डीएनए उसको काट दिया। और कैसे काटेगा, एक ओवर हैंगिंग में काटेगा, देखो एक साइड छोटा है एक साइड बड़ा है, फिर एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, ये जो है ना EcoR1 देखो ऐसे कट करता है ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे लटका हुआ एंड है ना, इसको तुम बोलते हो ओवर हैंगिंग एंड, स्टिकी एंड, ठीक है। तो EcoR1 कैसा एंड जनरेट करता है, ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग, हैंग कर रहा होता है, मतलब देखो यहाँ पे छोटा फिर यहाँ पे बड़ा फिर यहाँ पे बड़ा फिर यहाँ पे छोटा, यानी कि जो एक स्टैंड है वो बहुत बड़ा और एक स्टैंड छोटा, ओवर हैंगिंग करता हुआ, ओवर हैंग करता हुआ, लटकता हुआ, ठीक है। तो EcoR1 कैसे स्टैंड बनाते हैं, स्टिकी एंड्स बनाते हैं, ये लिखो तो लिख लो, अभी नहीं और भी है इसमें क्वेश्चन, उसमें मैंने लिखा हुआ है आराम से तुम्हारे। अब देखो यहां से EcoR1 से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 की तुम बेसिक नेमिंग बताओ, बेसिस ऑफ नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस EcoR1, कि भैया E क्या डिनोट करता है, E डिनोट करता है जीनस को, डिनोट करता है स्पीसीज को, R डिनोट करता है स्ट्रेन को, और 1 डिनोट करता है डिस्कवरी, भैया इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी बाद में हुई थी, ठीक है। 1 2 3, 3 वाला मतलब कि बाद में डिस्कवर हुआ है, रोमन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बताता है, ठीक है। चलो अब 6 क्वेश्चन लिखो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑलवेज इंसर्ट द ओराइजिन इन देयर इंजीनियर्ड क्लोनिंग वेक्टर, ओराइजिन तुम क्यों डालते हो वेक्टर के अंदर, ओराइजिन नहीं डालोगे तो रेप्लिकेट कैसे करेगा। ओराई का सबसे पहले तो मतलब समझो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा ओरिजिन जिसके अंदर रेप्लिकेशन हो। तो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर सीक्वेंस थी, तो यहाँ पे भी AACCXYZ सीक्वेंसेस होती हैं, वही तुम्हारा प्रोटीन आके इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर कहता है कि भाई हाँ आ जाओ प्रोटीन, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन दिखा रखी, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ओराई क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन रीड करता है, वहां पे हेलिकेज वगैरह आते हैं, पॉलीमरेज आते हैं, वो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जेनेटिक सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको प्रोटीन्स आके, हेलिकेज आके, पॉलीमरेज आके रिकॉग्नाइज करते हैं। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ये ऐसी सीक्वेंस है जहां से इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। कंट्रोल कॉपी नंबर, अब देखो कॉपी नंबर कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे मान लिया तुमने 3-4 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो यानी कि इसका 3-4 बार ही, जितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतनी बार इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहां से अलग रेप्लिकेशन होगा, यहां से अलग, यहां से अलग, तो कंट्रोल करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी नंबर को। ये डिपेंड करता है कि कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो कितनी कॉपी बनेगी, ठीक है। ये है PBR322, इसके अंदर भी अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, देखो ये रहा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ये वैसे ही आंसर है, मतलब कि आपके नोट्स हैं। वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर आते हैं आपके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, मतलब बैक्टीरिया। देखो जी एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझो, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया को मार दे। तुम्हारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर तुम्हें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो PBR322 के पास क्या है,
तुमको जब इंफेक्शन हो जाए तो डॉक्टर क्या देगा तुम्हें, एंटीबायोटिक्स। तो PBR322 क्या है, एक वेक्टर है और इसके पास है बेटा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ना, ये दो एंटीबायोटिक हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये दो एंटीबायोटिक्स हैं जिसके इसके पास रेजिस्टेंस है कि क्या, जब भी इसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक्स आएगी तो ये मरेगा, ये जिंदा रहेगा। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, मर जाना। ये है रेजिस्टेंस, ये मरेगा नहीं, इसके ऊपर से कितनी भी एम्पिसिलिन डाल लो तुम, कितनी भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नहीं मरेगा। ठीक है, अब देखो, गिव रीजन व्हाई डीएनए कैन नॉट पास इनटू ए होस्ट सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डीएनए क्यों नहीं पास कर पाता सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि भाई उसके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स है, उसके पास लिपिड्स हैं, तो कैसे ट्रांसफर कर पाएगा। और वो वैसे भी डीएनए अपना हाइड्रोफिलिक नेचर है, तो वो लिपिड से पास तो कर ही नहीं पाएगा। तो अपटेक ऑफ डीएनए बाय होस्ट सेल, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक नेचर, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें छेद करने पड़ेंगे, पोर्स करने पड़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तब जाके कहीं डीएनए अंदर एंटर कर पाएगा। ठीक है, कुछ पोर्स वगैरह बना दो यहाँ पे, तब ही डीएनए एंटर कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि कोई भी सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, बैक्टीरिया की सेल ले लो, ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो किसकी सेल है। बैक्टीरिया की सेल है तो तुम उसको हीट कर दो 42 डिग्री सेल्सियस पे और आइस में डाल दो, फिर वो अपने आप प्लाज्मिड अपटेक कर लेगी, उसके अंदर पोर्स हो जाएंगे। अगर एनिमल सेल है तो तुम उसको इंजेक्शन डाल दो, इंजेक्शन लगा दो, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए रहेगा, उसको इंजेक्शन में डीएनए भर दो। तो माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल्स को क्या लगता है इंजेक्शन, तो माइक्रो इंजेक्शन किसमें होती है टेक्निक, एनिमल्स में, जब हम कुछ डीएनए कुछ प्लाज्मिड वगैरह ट्रांसफर करना हो। ठीक है, तो रेट्रोवायरस इसका एग्जांपल है। प्लांट सेल के अंदर अगर तुम्हें कुछ जीन डालना हो तो जीन गन, प्लांट जीन गन। एनिमल्स पे इंजेक्शन लगते हैं तो एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शन, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जहां से 1 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब पूछ लेते हैं भैया आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या करोगे। चलो तुमने डीएनए सेल के अंदर डाल दिया, बताओ कि अगर तुम्हें किसी सेल के अंदर से डीएनए निकालना हो, ये तो क्रोमोसोमल डीएनए, ये है प्लाज्मिड, तो XYZ तुम्हें कोई भी डीएनए निकालना हो तो सेल के अंदर से तुम क्या निकालोगे, सबसे पहले उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करोगे। कैसे करोगे, अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डालोगे तो उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। अगर प्लांट सेल वॉल है तो सेलुलोज डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। फंजाई है तो काइटिनेज डालोगे तो ब्रेक हो जाएगी। अब ये ब्रेक हो गई, सेल ब्रेक हो गई, छोटी छोटी में ब्रेक हो गई। अब डीएनए है, ये डीएनए है बहुत सारा पड़ा है, ये डीएनए है बहुत सारा पड़ा है, ये प्लाज्मिड है, ये जो गोल गोल ब्लैक ब्लैक है ये प्लाज्मिड है। ठीक है, तो हमें तो प्लाज्मिड वाला चाहिए या तो फिर हमें क्रोमोसोम वाला चाहिए, वो डिपेंड करता है तुम्हें किसके अंदर इंटरेस्ट है। तो ज्यादातर हम प्लाज्मिड लेते हैं, क्योंकि एक प्लाज्मिड बाहर निकालोगे तो सेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा है प्लाज्मिड, तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हमने निकालना है, क्या करेंगे, चेल्ड इथेनॉल डालेंगे। चेल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा, जो डीएनए है ना वो पूरा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया डीएनए तो कुछ स्पूलिंग प्रोसेस होती है, स्पून जैसी कुछ होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। उससे तुम ये ऊपर वाला डीएनए निकालोगे, फिर उसके फ्रेगमेंट्स करोगे, उसको काट दोगे छोटे छोटे। किससे काटोगे भैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इकोआर1 से, पीवीयू से, किसी से भी काटोगे तो डीएनए को तुमने काट दिया। ठीक है, अब तुम छोटे फ्रेगमेंट लोगे, साइज के बेसिस पे उसको सेपरेट करोगे, किससे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीजें पीसीआर में डालोगे, उसकी कॉपीज बनाओगे, 50 100 50,000 जो भी है, तुम्हें वो जो भी काम करना है उस पर करोगे। ठीक है, तो कई बार 5 मार्क्स में ये स्टेप्स आ जाते हैं कि बताओ इसके स्टेप्स क्या हैं। तो तुमको पता चल गया कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है भैया, चिल्ड इथेनॉल डालने से उसकी सेल वॉल ब्रेक करने के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो ये ज्यादातर 1 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये पूछ लेते हैं कि जो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया उसको तुम निकालोगे कैसे, स्पूलिंग प्रोसेस से निकालोगे। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल से तुम उसको प्रेसिपिटेट आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज PBr32? PBr322 क्या होता है बेटा, रोल ऑफ रोक स्टेट द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन तो मैंने बता दिया बेटा, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, किसके, एंटीबायोटिक के। अब इसके अंदर चाहे एम्पिसिलिन डाल लो चाहे टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक डाल लो, ये जो बैक्टीरिया है नहीं मरेगा। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये डाल के तुम क्या बताते हो कि जो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है ना वो अलग अलग हो जाती है। ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल अलग अलग कैसे होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होता है, जैसे कि भाई तुमने ये तुम्हारा प्लाज्मिड है और ये डीएनए है और ये है तुम्हारी सेल, ई कोलाई की सेल है, चलो मान लिया।
अब ट्रांसफॉर्मेंट ये बताएगा कि भाई उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफर चलो मानो नहीं हुआ। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि ये एक और सेल है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कैसे है भैया, इसमें लिया है, अगर ले भी लिया तो इसमें रिकम्बिनेंट वाला नहीं है, जैसे इसमें था रिकम्बिनेंट वाला, रिकम्बिनेंट, तो इसमें रिकम्बिनेंट नहीं है, तो ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म तो हुआ है इसमें जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो ये कैसी सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि जो तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुमने डाला है वो इसमें नहीं है। ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, पता नहीं कौन सा प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन उसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ठीक है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका है ना डिटेल्ड लेक्चर है, वो तुम देख लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो है उसमें तुम बता सकते हो कि जो कौन सी है रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू कलर देगा और रिकॉम्बिनेंट देगा व्हाइट कलर, क्योंकि जो लैक्जेड जीन है वो देता है ब्लू कलर। तुमने इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर दिया, इंसर्जनल एक्टिवेशन कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अब कुछ इंसर्ट कर दिया तो ये कलर थोड़ी ना दे पाएगा। लैक्जेड जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ब्लू कलर के लिए। इसके अंदर तुमने छेड़खानी कर दी तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर, रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर। अब देखो, हाउ आर द स्टिकी एंड्स फॉर्म्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड सो दे गार्ड। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स को तुम ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। अभी तो करवाया था, देखो ये एक बार यहाँ पे कट करता है, एक बार यहाँ पे कट करता है। अब ये छोटा लगा लो और ये बड़ा लगा लो, इसको बोलते हो तुम ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये है ब्लंट एंड, कैसे होते हैं, जो बीचों बीच कट करते हैं। स्टिकी एंड्स भैया थोड़ी दूर है ना, ऐसे स्टिकी एंड्स बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ओवरहैंगिंग एंड बना देंगे, तो ये होते हैं स्टिकी एंड्स। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है जो बाहर की साइड कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है जो अंदर की साइड कट करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर की साइड कट करता है, एंडोन्यूक्लियस अंदर की साइड कट करता है। ये है यहाँ पे इसका GATTC वाला मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये बनाना है तो आप ये बना लेना, बाकी जो मैंने बनाया था ना, कौन सा वाला है, ये वाला तुम बना के आ सकते हो, बहुत ही इजी है, याद रखना है इसको, GATTC, ओके। अब देखो, नेम द एंजाइम दैट आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स ऑफ RDT। एंजाइम्स का नाम बताना है। देखो, जो बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, फंगस है तो काइटिनेज, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। फंगस है तो क्या होगा, काइटिनेज। बैक्टीरिया है तो क्या होगा, लाइसोजाइम, जिससे तुम उसकी सेल वॉल ब्रेक कर सकते हो। राइट द स्टेप फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सारे स्टेप्स पूछे हम, देखो ये बता दोगे कि आइसोलेट कैसे करना है, फ्रेगमेंटेशन कैसे करना है, प्रेसिपिटेट आउट कैसे करना है, सेपरेशन कैसे करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट साइज को किससे सेपरेट करोगे, साइज के बेसिस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर में नंबर बढ़ाओगे, उसकी कॉपीज बनाओगे, साइक्लिंग चलाओगे, उसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी जीन के अंदर डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है उसकी साइक्लिंग चलाओगे, उसकी कॉपी बनाओगे। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बना के उसको वेक्टर के अंदर डाल दोगे, वेक्टर अंदर जाएगा, सेल अपटेक करेगी और ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। अब ये कैसी सेल बन गई, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ। अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होता ना, सिंपल होती, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड तो होती, लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होती। भैया देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। अगर सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है ना, तो वो सेल क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो सेल क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। अगर सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। मान लो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया तो ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर है, वो आप देख लेना। अभी तो मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जाएगा तो ये रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है ये इसके अंदर चला जाएगा वेक्टर, तो ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। अगर नहीं जाएगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा वो मत करना, ठीक है। नेम द मटेरियल यूज्ड एज ए मैट्रिक्स इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मेंशन इट प्रोस। कौन सा मैट्रिक्स जेल यूज होता है भैया, एग्रोस जेल मैट्रिक्स, ठीक है। डिपेंड करता है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का। अगर 1 मार्क्स का है तो सिर्फ नाम बता दो, उसके बाद अगर 2 मार्क्स का है तो बता दो भैया रेड एलगी से तुम इसको आइसोलेट करते हो, रोडोफाइटा का मेंबर होता है, सीवीड्स
से तुम इसको निकालते हो, ठीक है। और इसका सीविंग इफेक्ट होता है, सीविंग इफेक्ट छलनीदार इफेक्ट होता है, जैसे कि जिसके अंदर तुम्हारा डीएनए फंस सके। ओके, नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट हेल्प इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने अभी क्या बताया था कि मान लो तुम्हारे पास ये डीएनए पड़ा हुआ है, तो इस डीएनए को थोड़ी ना डालोगे तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस में, छोटा छोटा कट करोगे। वो किससे कट करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। कौन सी कैची है? मॉलिक्यूलर सीजर्स, इको R1 से। अब इसको उसके अंदर डाल दो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, ठीक है। तो जो बड़े डीएनए यहाँ पे आ जाएंगे, छोटे डीएनए नीचे रह जाएंगे, बीच के डीएनए बीच में रह जाएंगे। ऐसे तुम कैथोड से एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, बस। तो नाम इसका क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हो, ठीक है। प्रोटीज आर एडिड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोटीज आर एडिंग ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों यूज करते हो बच्चों तुम? देखो ये तुम्हारी सेल है, इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, लेकिन डीएनए राइबोसोम से भी तो बाइंड हो सकता है ना। तो उस और राइबोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो तुम्हें उसको अलग करने के लिए, जैसे कि ये है तुम्हारा डीएनए, इस पे तुम्हारे राइबोसोम्स बाइंड है। राइबोसोम्स अलग से दिखा देती हूँ, राइबोसोम्स बाइंड है। राइबोसोम्स ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो तुम्हें ब्रेक करना है, तो तुम प्रोटीएज डालोगे ना बच्चों, प्रोटीएज, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे भी तो प्रोटीन होता है, सेल के अंदर भी तो प्रोटीन होता है ना। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड से, प्रोटीन से, स्फिंगोलिपिड से, इनसे। तो लिपिड को ब्रेक करने के लिए तुम डालोगे लाइपेज। तो हो सकता है प्रोटीन से क्वेश्चन आ गया तो लाइपेज पे क्वेश्चन आ जाएगा। लिपिड्स को ब्रेक करना है तो लाइपेज, प्रोटीन्स को ब्रेक करना है तो प्रोटीएज, और सेल वॉल को ब्रेक करना है तुम्हें बैक्टीरिया की तो लाइसोजाइम, फंगस की है तो क्या करोगे? काइटिनेज। ओके, अब देखो बायोरिएक्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीमिंग से, कि जो सिंपल स्टीयर टैंक है बायोरिएक्टर का, उसको तुम प्रोड्यूस करते हो लार्ज क्वांटिटी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के लिए। स्टीयर द एंड कंटेंट मिक्सिंग इट विद ऑक्सीजन एंड 4 एडवांटेजेस बताओ इसकी। देखो जी, ये है सबसे पहले बायोरिएक्टर। देखो बायोरिएक्टर एक ऐसा टैंक होता है जिसके अंदर तुम 100 लीटर से 1000 लीटर तक जितना तुम्हें प्रोडक्शन करना है ना, उतना तुम कर सकते हो। मान लो तुमने कोई डीएनए बना दिया, ठीक है, उससे तुम्हें प्रोटीन बनेगा। तो अगर तुम्हें बहुत सारे डीएनए हैं तो उससे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे। अब जिस प्रोटीन के अंदर, जिस डीएनए के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है, वो इस टैंक के अंदर डाल दोगे। उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए भाई, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, टेम्परेचर उसको जो चाहिए, जो उसको पीएच चाहिए, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, CO2 चाहिए, वो सब तुम इसमें डाल, ठीक है। अब क्या करेगा? वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगी, नंबर बढ़ेगा उनका प्रोटीन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वहां से क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का नंबर इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तुम क्या डालते हो? पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, कूलिंग एजेंट, फॉर्म ब्रेकर, जो झाग बन जाते हैं उसको ब्रेक करने के लिए O2 का, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करते रहते हो। तो रॉ मटेरियल डालते हो, उससे तुम्हें स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। अब इतने लार्ज स्केल पे क्यों यूज होता है कंपनीज में? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बनती है, प्रोटीन पाउडर बनते हैं, तुम्हारे वैक्सीन बनती है, ये सारी चीजें कहाँ बनती है? बायोरिएक्टर में। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग, रिएक्टर का मतलब होता है वहां पे लिविंग बीइंग्स के ऊपर रिएक्शन चल रही है। समझ गए? बायो का मतलब लिविंग बीइंग्स, रिएक्टर का मतलब वहां पे रिएक्शंस चल रही है। टैंक बड़ा लेवल होता है जिसके ऊपर प्रोडक्शन होता है। तो सैंपलिंग पार्ट के लिए तुम भेजते हो स्मॉल वॉल्यूम्स को, तुम बीच बीच में से विड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है स्टीयर टैंक। देखो जी, ये स्टीयर टैंक क्यों यूज होता है? क्योंकि जो इसका बेस होता है वो नीचे से कर्व होता है, तो वो मिक्सिंग ज्यादा करवाता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मिक्सिंग करवाता है। और जो ऑक्सीजन है वो सारी सेल्स तक पहुंचती है। क्योंकि तुम्हारे जो कॉफी मग देखा होगा तुमने, वो नीचे से कर्व क्यों होता है? ताकि वो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग। सिलेंड्रिकल होता है और कर्व बेस होता है जो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग को। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जो ये ब्लेड होती है ना, ये हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाती है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिवली यहाँ से एयर बबल्स भी निकलते रहते हैं। देखो यहाँ से एयर बबल्स निकल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कर लो, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज कैन नॉट बी मार्केटेड डायरेक्टली। कि ऐसे थोड़ी ना तुमने कोई लैब में कोई चीज बनाई, तुमने कोई प्रोटीन बना दिया, उसको तुम अभी मार्केट में बेचने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। गवर्नमेंट पहले उसके ऊपर टेस्टिंग करती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं है। तो वो सब चीजें कब होती है? डाउनस्ट्रीमिंग के बाद होती है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस ऐसा होता है जहां पे तुम जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करते हो, उसको प्यूरिफाई करते हो। तो आप इससे याद रख सकते हो, D ब्लॉक इक्वल्स टू S ब्लॉक प्लस
P block, D for downstreaming, S block, S means separation, P means प्यूरिफिकेशन। क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, क्लिनिकल लेवल्स पे ट्रायल चलती रहती है, इनकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, फिर जाके तुम मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है? सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन। सेपरेट करोगे उस चीज को और फिर उसको प्यूरिफाई करोगे। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी उसके ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी, देन उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड मोस्ट पीसीआर, थर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए पीवीआर 322 वेक्टर, और फोर्थ इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी है, कैसी मॉलिक्यूलर सीजर कहां पे कट करते हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। तो अगर आपने ये 4 टॉपिक्स कर लिए और इनके क्वेश्चन कर लिए ना, कैसे क्वेश्चन बार बार इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुमने देखा कैसे क्वेश्चन आया है, एनोड बताओ, कैथोड बताओ, लंबा डीएनए बताओ, छोटा डीएनए बताओ, जेल कहां पे है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा लाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। हालांकि वहां से तो 3 से 4 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आता है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड मोस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।